In this video, we are going to discuss JEE Advanced 2024 Physics questions. Okay, so let's start it. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे से the dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, speed of light c. If the dimensionless quantity is written as, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, and n is a non-zero integer, okay, then अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हमें बताना है. ओके, तो एक काम ये करो, वीडियो को यहीं पॉज करके 3 मिनट लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, मैं करके बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं. तो ओके, जब ठीक, तो ठीक, तो हमारा क्वेश्चन जो था एप्सिलॉन नॉट एच. अच्छा, अगर इसमें ये कह रहा है कि नॉन जीरो इंटीजर, तो नॉन जीरो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है. तो अगर मैं एन को 1 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एन को 1 ले लेता हूँ. और पहले ऑप्शन पे बात करते हैं कि पहले ऑप्शन होगा कि नहीं. अगर मैं एन को 1 लूँ, तो अगर एन को 1 लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पर. ई क्या है, 2 माइनस -1. ठीक है, सब में ऐसा होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ पर -1, यहाँ भी -1. ठीक, अब ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन में लिख सकता हूँ. ठीक, ये हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, 1/hc. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक, अब ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सिर्फ डायमेंशन की बात की जाए तो. और एच सी है, मैं इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख लूँ. कैसे लिखा जाए, एच क्या होता है, एच होता है पी लैम्डा. तो इसको मैं क्या एफ लिख सकता हूँ, और इसको सी, इसको पी को एम वी लिख लूँ तो एम वी, और लैम्डा को एल लिख लेता हूँ. तो अब देखना, अब यहाँ से क्या है हमारा एफ एम सी स्क्वायर एल. अब एम सी स्क्वायर क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है. तो ये हो गया हमारा. अच्छा हाँ, यहाँ पर जो एफ है, यहाँ पर हमें आर, यहाँ पर 1/r² होगा ना, मीन्स एल स्क्वायर. तो यहाँ पर एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी एल स्क्वायर होगा, यहाँ भी एल स्क्वायर होगा, तो एल कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आया क्या एग्जैक्टली, F/L/E. ये क्या है हमारा एनर्जी, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क क्या होता है F.S. तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से वर्क, ये भी हमारा वर्क है. तो इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई है. तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा. ठीक है, ऐसे करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है, लोकेटेड एट जेड एक्सिस, कैरीज अ करंट आई along the positive z direction and produces the magnetic field B. The magnitude of the line integral B dot dl along straight line from point -√3a, a0 is given by. हमसे इसका पूछ रहा है इंटीग्रल B dot dl, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. करते हैं, कोशिश करते हैं इसको जेड डायरेक्शन में जारी करनी. ठीक, और जेड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और एक्स एक्सिस पे है. ठीक, तो पहली बात तो ये कि ठीक है, इसको ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर वायर होगी, करंट ऐसे जा रही, और ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, और हमसे क्या है √3 -√3a, ए. सो यहाँ कहीं होगा, और a, यहाँ कहीं होगा. तो हमसे इस पाथ पे, यहाँ से यहाँ जाने वाली पाथ है, यहाँ पर B डॉट डी एल पूछ रहा है. ठीक, अगर मैं इसको जेड एक्सिस के अराउंड बनाऊँ पूरा,
तो ये हमारा करंट कैरिंग वायर हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा -√3a, ये हमारा हो गया a, ठीक, ये वाला a हो गया। अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी जाएगी, है ना, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक, अब अच्छा हम लोग ये अगर करें कि मैं एक लूप ले लूँ, इसका नाम O है, इसका A B, ठीक, एक लूप ले लिया मैंने, और ये लूप ऐसे लिया मैंने, क्योंकि हमें B.dl यहाँ से यहाँ चाहिए, A से B पॉइंट पे चाहिए ना, यहाँ दिया है किस कहाँ से कहाँ तक, द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, ठीक है, तो A से B हमें चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। और हमें क्या पता है कि अगर कोई लूप है उसके अंदर करंट है, सपोज ये I1, ये I2, तो वो तो B.dl होता है μ0 I नेट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ठीक है, B.dl इस पूरे लूप में कहाँ से कहाँ तक, OA B, ये जो लूप है यहाँ पर, ठीक, वो किसके बराबर होगा, μ0 और I नेट यहाँ पर कितना आएगा, नेट पूरा इस पूरे वायर में I है, तो जो ये एंगल है उस एंगल के बराबर आएगा। मीन्स ये एंगल अगर थीटा है तो मीन्स θ/360 हमें करना पड़ेगा। पहले थीटा निकाल लेते हैं, अगर ये ऐसा है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, तो ये 45 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ओके नहीं अच्छा ये क्या है, -√3 में ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 30 डिग्री होगा, सॉरी ये 30 होगा, ये हमारा 30 होगा, ये हमारा 60 होगा, तो हमारा जो एंगल आएगा वो 105 आएगा, 105/360, ये हमारा हो गया। अब जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं OB एंड OA, यहाँ पर जो B डॉट, अच्छा पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, B.dl को मैं कैसे लिख सकता हूँ, O2B B.dl, ठीक है, ये वेक्टर B.dl प्लस B2A, अच्छा हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको हमें लिखना पड़ेगा, ओके, इसको हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेते हैं सो O2A B.dl प्लस A2B B.dl, ठीक है, प्लस B2O B.dl, ये हमारा आ जाएगा μ0, इसको अगर हम लोग करें तो 5 1 जा एंड 5 7 जा 30, 5 2 10, 3 7 जा 4 जा 7, ठीक, 7/24 ही लिख लेते हैं, और तो आगे नहीं हो रहा, ठीक, ये हो गया। अब जो ये वाले कॉम्पोनेंट्स हैं O2A एंड B2O, इसमें क्या है कि DL क्या है, DL हमारा ये, लेकिन करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे सर्कुलर जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर, फिर इस वाले में भी परपेंडिकुलर, तो B.dl इस वाले केस में और इस वाले केस में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या है बचा, हमारे पास बचा A2B B.dl इक्वल टू 7 μ0/24, ठीक, और हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है ना, B.dl अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो हमारा कितना आएगा आंसर, 7 μ0/24, सो 7 μ0/24 मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A, ठीक। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड में हमारा क्या कह रहा है,
two beads each with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius r. ओके हॉरिजेंटल है, ये हमें ध्यान रखना है. वन ऑफ द बीट्स इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट while other one perform small oscillation about its equilibrium position along the loop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by. ओके एक बार पहले इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लूप है. लूप ले लेते हैं एक. ओके यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको ग्लू कर दिया, मीन्स यहाँ चिपका दो, चिपका दिया. और यहाँ पर क्या है, ये फ्रीली मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी होगी कहाँ, यहाँ पर. इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर होगी ना इसकी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रख देते हैं और इसकी रेडियस लूप की आर दी है. ठीक, तो मैंने इसको सेंटर के अराउंड, ये सेंटर है हमारा, सपोज इसके अराउंड थीटा मूव कर दिया. ठीक, थीटा इसके अराउंड मैंने थीटा मूव किया. तो यहाँ पर कितना आएगा ये, इसके पर फोर्स कितने लग रहे होंगे. फोर्स हमारा एक तो ये लगेगा इसकी वजह से, इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा ई क्यू. ठीक है, और इसके जो है कंपोनेंट्स हो जाएंगे. और एक फोर्स तो टेंशन वाला लगेगा जो अब सेंटर की तरफ होगा. लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ, अगर ये थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल हमारा थीटा बाई 2 होगा, ये हमारा थीटा बाई 2, ये भी दो थीटा बाई 2 होंगे. तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2. अगर ये थीटा बाई 2 है तो हमारा जो ये वाला एंगल है ये भी हमारा थीटा बाई 2 होगा. ठीक, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये ई क्यू है, तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये हमारा क्या होगा, ई क्यू, ये कॉस, ये साइन, साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा. अब पहले हम लोग फोर्स देख लेते हैं ई क्यू है कितना. ई क्यू, और ई क्यू होगा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई आर, अच्छा के, ठीक है, आर स्क्वायर. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये पूरी. अब ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ये हमारा है आर, ये थीटा बाई 2 है. तो इतना पोर्शन जो है वो कितना होगा, आर कॉस थीटा बाई 2. तो ये पूरा पोर्शन 2 टाइम्स आर कॉस थीटा बाई 2 होगा. तो ये हो जाएगा 2 आर कॉस थीटा बाई 2, इसका पूरा स्क्वायर. ठीक, अब इस जो ये वाला पॉइंट है, इस फोर्स की वजह से इस जो है सेंटर के अराउंड टॉर्क लग रहा होगा, या फिर ये फोर्स एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स है. क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से यहाँ किया तो ये फोर्स इसको वापस यहाँ पर ला रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो एक तरीके से जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस, इसको कुछ एफ डैश मान लेता हूँ. ठीक है, एफ डैश. अब आर क्या है, आर की डायरेक्शन ये है, एफ की डायरेक्शन ये 90 डिग्री आर वो. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा एफ, आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो ये है और ये है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है. तो हमारा हो जाएगा आर कितना है, आर तो आर हो जाएगा, एंड एफ कितना है, एफ
ई क्यू साइन थीटा बाई टू है। तो इसको पूरा लिख लेते हैं अच्छे से। आर, अब ई क्यू हम लोग निकाले थे यहाँ से, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई, ठीक, यहाँ लिखते हैं। अब टॉर्क हम लोग और कैसे ले सकते हैं, आई अल्फ़ा। ठीक, तो यहाँ से क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्यू स्क्वायर आया। और यहाँ अगर थीटा टेंस टू 0 है तो कॉस ये वाला टर्म क्या होगा, ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा और ये टर्म हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ये तो 1 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एक और 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 4 आर इंटू 1 थीटा बाई 2, और ये आई अल्फ़ा के बराबर है। ठीक, तो एम आर स्क्वायर एंड अल्फ़ा ये आ गया। अगर हम लोग यहाँ से अल्फ़ा निकालें तो अल्फ़ा हमारा क्या आएगा, अल्फ़ा हमारा आएगा माइनस, अच्छा ये रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थीटा इंटू 2, और ये अपॉन में क्या आएगा 1/m आर स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कुछ SHM जैसा कुछ मिले हमें। तो माइनस क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 टू जा 32, 32 ही लिख लेते हैं, एंड आर क्यूब, ये हमारे पास है, और थीटा है। हमें पता है SHM में क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हमें ओमेगा स्क्वायर ही पूछा सर, एक बार देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओके, तो स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये है, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, तो 32 आ रहा है, एक बार देखिए 32, ठीक, क्यू स्क्वायर आर क्यूब एम, क्यू स्क्वायर आर क्यूब एम, अच्छा ये एम भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर एम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक, ये वाला देखते हैं। A block of mass 5 kg moves along the x direction है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं लिखा है। Subjected to a force with the value of x in meter at time t equal to 0 second, it is at a rest at position x equal to 1 meter. The position and momentum of block at t equal to π/4 second। ठीक, इसमें ठीक है, इसमें भी 3 मिनट लो और सिर्फ सोचो कि कैसे इसको अप्रोच करोगे। ठीक है, अप्रोच क्या होगी, या फिर सॉल्व कर सकते तो सॉल्व भी करो, लेकिन 3 मिनट में थोड़ा सोचो कि क्या होना चाहिए। ठीक, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जब हमारे पास आया तो ये t इक्वल टू π/4 क्यों दिया है इन लोगों ने, ये तो समझ थोड़ा कि सोचने की अगर कोशिश करें, t इक्वल टू π/4 ही क्यों दिया, t इक्वल टू 1 सेकेंड, देखो कितना अच्छा लग रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या फिर कुछ भी दे सकते थे ना, जैसे 5 सेकेंड, लेकिन ये क्यों दिया। और ये कहाँ देखा हम लोगों ने, आमतौर पर टाइम कहाँ दिखता है हमें, या तो सर्कुलर मोशन या तो SHM में दिखता है। तो अगर मैं कहीं से SHM का फॉर्म बना सकूं तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कि ये हिंट दिया इन लोगों ने, एग्जामिनर उसने हिंट दिया कि ठीक है आप सोच पा रहे हैं कि ऐसे कि नहीं कि ये SHM मोशन है, तो चलो SHM बनाते हैं इसको। अब कैसे किया जाए, अगर मैं फोर्स को थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो फोर्स मेरा कैसे आ जाएगा, -20 x -1/2। तो फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, SHM टाइप का है। ठीक, और ये इसकी जो x -1/2 मतलब जिसकी मीन पोजीशन है वो हमारी 0 है, ये 1/2 है।
और ये 1 है, तो ये हमारी मीन पोजीशन है, ठीक है, 1/2। इसका मतलब ये तो यहाँ -1/2, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, -20/5, 5 kg है ना, 20/5 x माइनस 1/2। अब इसको लिख लेते हैं 4x माइनस 1/2, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है क्यों, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ से भी कि हाँ ये SHM हो रहा है। अब SHM में क्या होता है, A=-ω²x ये होता है। तो हमारा ओमेगा जो स्क्वायर है वो हमारा 4 है, तो ओमेगा हमारा आ गया 2, तो यहाँ से हमारा 2π/t वो हमारा 2 आ गया। हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारा पाई सेकेंड होगा, मीन्स पाई सेकेंड उसको कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल है x=1, ठीक, और टाइम पीरियड इसका है पाई। तो यहाँ से एक बार गया, फिर वापस आया, इसमें पाई टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा π/2, और हमसे क्या π/4 पूछा है ना, ठीक। तो टाइम पीरियड है जैसे पेंडुलम है, यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये पूरा इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक। हमसे पूछा क्या है, पोजीशन पूछा है एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक पूछा है। अच्छा, t=π/4 पे वो होगा कहाँ, एक बार देखते हैं। 1 से 1/2, अच्छा ये पूरा पाई है ना, ओके, ये यहाँ से यहाँ ये पूरा पाई, तो यहाँ से यहाँ π/2, ठीक है, एक बार देखते हैं। पाई इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये हमें लगा पाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो π/2, यहाँ से यहाँ जाएगा तो π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि π/4 सेकंड पे ये होगा मीन पोजीशन पे, और हमें पता है SHM के कंडीशन में जो मीन पोजीशन होता है वहाँ पर v हमारा होता है Vmax, मीन्स वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, तो और Vmax हमारा होता है कितना है, Vmax हमारा होता है a ओमेगा, a ओमेगा हमारा यहीं कहीं तो ये ना 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। लेकिन ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड में है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ूंगा, यहाँ से मैंने इसको रिमूव मतलब यहाँ से फोर्स लगना इस पर चालू हुआ, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इसमें आएगा, तो π/4 में यहाँ पर आया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। सो मीन्स हमारा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट π/4 वो हमारा होगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मोमेंटम भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, मोमेंटम निगेटिव किस में, इसी में आ रहा है, और जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि मास तो जीरो है नहीं, तो बस सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसका एक बार डिस्टेंस भी देख ही लेते हैं मेरे पास। डिस्टेंस क्या, वो तो पता ही चल गया कि ये मीन पोजीशन पे आएगा, तो ये ऐसे होगा, ओके। नाउ मोस्ट, अच्छा सेकंड दूसरा सेक्शन आ गया। अभी सेक्शन को कैसे करते हैं एक बार देख, ये सेक्शन है क्या, ठीक है। इसमें मोर देन वन, मतलब वही कि मोर देन वन वाला है कि एक से ज़्यादा इसमें करेक्ट हो सकता है, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है, A particle of mass m is moving in a circular orbit under the influence of central force F is equal to -kr corresponding to the potential energy, ठीक है, ये where k is a positive force constant and r is radial distance from the origin according to Bohr's quantization rule,
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई एल इजल टू एन एच क्रॉस, ठीक है। एच इज फ्लैंक्स कांस्टेंट एंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वी ई आर स्पीड, ओके वेलोसिटी नहीं है, स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर करेक्ट। क्या क्या चीज़ हमें दी है एक बार लिख लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं, बस और क्या इसमें। एल एच एफ, तो हमें एल क्या दिया है, एल दिया है हमें एन एच क्रॉस, और एल क्या होता है एम वी आर, और इस सर्कल में ऐसे मूव करेगा तो ये हमारा वी हो जाएगा और आर ऐसे होगा, तो ये क्या है 90 डिग्री, तो कोई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 91, तो फिर एम वी आर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारा एन एच क्रॉस है, ठीक। और एक और चीज़ हमें पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा यहाँ पर स्मॉल आर की बात हो रही ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर वो हमारा क्या होगा, वो होगा, अच्छा फोर्स कहीं तो दिया था, फोर्स के आर, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इजल टू के आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसमें से वी है, मैं यहाँ से वी ले लूँ और इसको यहाँ पर पुट कर दूँ, वैसे ये दोनों इक्वेशन आगे चल के काम आएंगे, इसको ब्रैकेट में कर ले, ठीक। तो क्या किया मैंने, एम, ठीक, एम वी की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली, तो वी कितना आएगा, एन एच क्रॉस बाई एम आर इसका स्क्वायर के आर स्क्वायर, यहाँ पर आया एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इजल टू के आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आया आर की पावर 4 एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई के, ठीक। तो आर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एन एच क्रॉस बाई, अच्छा यहाँ पर एम कहाँ गायब हो गया, एम भी तो होना चाहिए, एम, तो यहाँ पर एम रहेगा और यहाँ पर भी एम रहेगा, 1/km, तो हमारा आर स्क्वायर क्या आया, एन एच क्रॉस 1/km, एन एच क्रॉस 1/km, ठीक है, ये पहला सही है। अब वी स्क्वायर देखते हैं, वी स्क्वायर कैसे आएगा, तो वी स्क्वायर हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर हमारा कितना आएगा, वी स्क्वायर आएगा के बाई एम आर स्क्वायर, अभी हम लोग आर स्क्वायर निकाले ही थे ये, तो आर स्क्वायर को एन एच क्रॉस बाई रूट एम के बाई एम, ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा आया एन एच क्रॉस के बाई एम क्यूब, देखते हैं यार आ के बाई एम क्यूब, ठीक, बी भी सही है हमारा। अब इसको देखते हैं, एल इक्वल टू, ठीक है, एल हमें पता ही है, और इसको एम वी आर के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो एम वी आर, ठीक है, तो ये कर सकते हैं ना, एल होता है एम वी आर, और हम लोग ने पहले दो में वी स्क्वायर आर स्क्वायर निकाला है, तो ये पहले दो में से ये हमारा आर स्क्वायर था, तो यहाँ से हम लोग आर लिख लेते हैं, तो आर हमारा कितना आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, तो ये सही रहेगा थोड़ा, तो एम वी आर, ठीक है ये, तो रूट एन एच 1/km, और इसका भी कुछ ऐसे ही रूट जैसा था ना, एन एच क्रॉस के बाई एम क्यूब, एन एच क्रॉस के बाई एम क्यूब, तो ये हमारा आया एम, एन एच क्रॉस बाहर आ जाएगा और यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, और ये एम क्यूब, ये एम के पावर 4 हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक, तो पूरा ही कट गया, एम आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सही, एल नहीं पूछ रहा ना हमसे, एल बाई एम आर स्क्वायर पूछा है, ओके, तो ऐसे नहीं, एल बाई एम आर स्क्वायर है, एल हमारा क्या है, एन एच क्रॉस दिया ही हुआ है एम, और आर स्क्वायर पहले वाले टर्म से लिख लें, एन एच क्रॉस बाई
एम के, एन एच क्रॉस बाई एम के, एन एच कैंसिल हो गया तो रूट के बाई एम। ठीक, तो हाँ ऐसे होगा ये इस। ठीक, अब डी वाला देख लेते हैं। ई क्या है हमारा? ई है हमारा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे होगा? हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आर पॉइंट पे क्या दी हुई है? ये के आर स्क्वायर बाई टू, सो प्लस के आर स्क्वायर बाई टू। तो 1/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और एम वी स्क्वायर पहला टर्म है, पहला टर्म एन एच क्रॉस बाई एम के, एन एच क्रॉस बाई रूट एम के प्लस के, अच्छा ये वी स्क्वायर है ना, पहला के आर स्क्वायर है, पहला आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, या फिर इसमें के ही तो लगा दें, यहाँ के लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और इस वाले में ये एम वाला टर्म यहाँ लिख देता हूँ फिर, और क्या एम वी स्क्वायर क्या है हमारा? वी स्क्वायर है एन एच क्रॉस के बाई एम क्यूब, एन एच क्रॉस के बाई एम क्यूब। ये 1/2 कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? एन एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा कि ये है के बाई एम प्लस रूट के बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, तो के बाई एम। तो ये हमारा जो ई आएगा वो आएगा हाफ एन एच क्रॉस इंटू 2 रूट के बाई एम, एन एच रूट के बाई एन एच रूट के बाई एम बाई 2 नहीं है, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला 1 2 3 ए बी सी ये तीनों सही है। ओके, in question number 6 this is 2 uniform strings of mass per unit length mu and 4 mu and lengths are L and 2L respectively are joined at point O and tied at two fixed ends P and Q as shown in the figure. The strings are under a uniform tension T. If we define the frequency mu naught in this term, which of the following statements are correct? okay. क्या क्या चीज़ हमें दी है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन टी, ठीक ठीक, विथ अ नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज म्यू नॉट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम होगी है ना। और हमारा ओ पॉइंट पे है नोड, तो अगर ओ पे नोड है तो यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा जो ये पोर्शन है पी क्यू पोर्शन, ये एक तरीके से स्ट्रिंग टाई एट बोथ एंड्स ऐसा कुछ बिहेव करेगा। और जो ओ एंड क्यू वाला है ये भी ऐसे स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड। सपोज इस वाले स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो हम लोग इन दोनों को निकाल लेते हैं एक बार। तो हमारा जो v1 आएगा वो हमारा क्या आएगा? v1 आएगा रूट टी बाई म्यू, v2 आएगा रूट टी बाई 4 म्यू। यहाँ से v1 इज 2 टाइम्स v2, ये हमारे पास आ गया एक। तो ठीक, अब स्ट्रिंग टाई एट बोथ है ऐसा बिहेव कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ होगा n टाइम्स लेमडा। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में क्या आएगा? L इक्वल टू L लेमडा 1। यहाँ से हमारा लेमडा 1 क्या आ जाएगा? L बाई एन, है ना, लेमडा बाई 2 होगा ना स्ट्रिंग, लेमडा बाई 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लेमडा 2L बाई एन। ऐसी जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसके लिए लेंथ क्या है? 2L है, तो ये आएगा, सपोज m मान लेते हैं, तो लेमडा 2 बाई 2। तो यहाँ से हमारा लेमडा 2 क्या आ जाएगा? 4L बाई एम। ठीक, और हमें दिया क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है v बाई एल। तो जो पहली स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या आएगा? v1 बाई 2L बाई एन, ये आ जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रिंग होगी उसमें क्या फ्रीक्वेंसी आएगी?
V2/4lm, और दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या आएगा, V1n2l = V2m4l। V1 इज 2 टाइम्स V2, यहाँ पर 2 V2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा ओके n/m इज 1/4। ठीक, और हमसे क्या पूछा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी n=1 पे आ रही है और यहाँ पर m=4 पे आ रही है। तो हम लोग n=1 वाले पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो μ1 जो कि मिनिमम है वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 1 × V1/2l। और V1 हमारा क्या है, V1 ये हमारा V1 1/2l √T/μ, तो √T/μ। तो ये हमारा आ गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ये हमें दिया कितना था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी ये दिया है 2l, 2 आ रहा नीचे। ओके, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो पहला हमारा है सही। सेकंड क्या कह रहा है, विथ एन एंटी नोड एट 2। ठीक है, एंटी नोड फ्रीक्वेंसी एट, अच्छा पहले थर्ड कर देते क्योंकि इसमें क्या एंटी नोड की बात हो रही है, लेकिन थर्ड में क्या है, नोड की बात हो रही है और हम नोड वाला पूरा भी सॉल्व किए ही है। व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट 2 इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। ओके, तो ये क्या कहना चाहते हैं, 6 नोड होगा। देख लेते हैं मिनिमम में क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, 1 है, m की वैल्यू 4 है। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसा कुछ होगा। और इस वाले में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 4, तो ये कैसे होगा, 4 टाइम्स L2/2, यही तो होगा। तो 4 टाइम्स L2 कैसे बनेगा, 2 पूरी वेव बन जाएगी, एक ओके एक वेव ऐसे बनी, फिर एक वेव ऐसे बनी, फिर ऐसे। तो नोड कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। अच्छा 2 वेव पूरी बनानी है, पहले पूरी बना तो लें। एक ये बनी, फिर एक ये पूरी वेव बनी 2। तो यहाँ से अब गिन लेते हैं नोड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 नोड बन रही है, 6 इसमें बोला भी क्या है, तो सी ऑप्शन में हमारा सही होगा। अब बी की बात कर लेते हैं, विथ एन एंटी नोड एट 2 द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 μ0। ओके, अब ओ पर हमसे कह रहा है कि एंटी नोड होगा, तो ओ पर हमारा होगा एंटी नोड। अगर ओ पर एंटी नोड होगा तो ये पोर्शन ऐसा, और इसमें भी कुछ ऐसे हो, लेकिन आखिरी में ऐसा ही जाएगा। ठीक है, और एंटी नोड की क्या कंडीशन होती है, ठीक, जो एंटी नोड होता है उसमें जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो कैसे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 1 वेवलेंथ λ/4 ऐसा करके। तो पहली स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, 2n + 1 λ1/4। ठीक, और दूसरी स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, 2m + 1 λ2/4। ओके, अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लें, जब रेशियो लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2, 2n + 1 2m + 1 4 कैंसिल हो जाएगा, λ1/2। ओके, तो यहाँ क्या है 2 λ2/1 2n + 1 2m + 1। ठीक है, अब और हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा है,
and the composite is vibrated when antinode at minimum frequency of vibration at composite is 2 mu naught. ओके, ये लैम्डा 1 ये इसकी वैल्यू आ गई और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग टाई एट 1 एंड के लिए क्या होती है फ्रीक्वेंसी, वो हमारी होती है 2n+1 v/2l, ये होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n+1 v1/2l इजल टू 2m+1 v2/4l, क्योंकि इसका 2l लेंथ है सेकेंड स्ट्रिंग का। ओके, और v1 क्या है 2v2, यहाँ से v2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 2n+1, यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा इजल टू 2n+1/4, यहाँ से क्या है 4 इजल टू 2n+1 2n+1। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये क्या है, ऊपर वाला क्या है 2m+1, ये कोई ऑड नंबर होगा, नीचे वाला ये भी कोई ऑड नंबर होगा। अगर कोई दो ऑड नंबर ऊपर नीचे ऑड नंबर है तो वो कभी भी इवन नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर क्या इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नॉट वो एंटी नॉट पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है एक बार डी देख लेते हैं। नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नॉड एट ओ इज़ पॉसिबल फॉर द कंपोज। ठीक है, ये सही है। अगर एंटी नॉड हो गई तो ये फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं आएगी, तो बी हमारा गलत है। तो मतलब हमारा ए सही है, सी सही है एंड डी सही है, ये तीन हमारे सही हैं, बी वाला गलत है। एंटी नोड बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हो गई ना कि ये सेटिस्फाइड होगी नहीं कंडीशन कभी। ऑड, यहाँ भी ऑड और यहाँ पर इवन। ओके, हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्लास बीकर हैज़ अ सॉलिड plano convex base of reflective index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface is 9 cm. While the planar surface acts as a mirror, this beaker is filled with a liquid of reflective index n up to level QPR. If the image of a point object O at height of h is found onto itself, then which of the following options are correct? तो ये कह रहा है कि एक बीकर था जिसका जो लोअर सरफेस था वो ऐसा, ठीक, और इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी वो दी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और ये नीचे वाला मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखूँ एच हाइट पर, एच हाइट यहाँ से नापी जाएगी एच हाइट, तो ओके, तो इसका इमेज भी यहीं पर फॉर्म हो रहा है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड करेगी इस चीज़ को, इसको हमें बताना है। ये यहाँ पर मिरर है, पहले तो ये कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर लाइट की कोई भी रे आएगी, आई, बेंड होगी, अगर इस लाइट रे को वापस मुड़ के जाना है वहीं पर, ठीक, तो उस यहाँ पर उसको पैरेलल होना पड़ेगा ताकि ये पैरेलल जाए और फिर वापस अपने पाथ को ट्रेस कर पाए। तो इस पोर्शन में उसको पैरेलल होना पड़ेगा एक्सिस के, ठीक है। तो सपोज यहाँ से लाइट की रे आई, और यहाँ से कुछ बेंड होगी, बेंड हुई, फिर इस पोर्शन में भी कुछ बेंड होगी, लेकिन ये जब बेंड होगी तो ये एक्सिस के पैरेलल बेंड होगी, ठीक। जब बेंड होगी तो ये, क्योंकि ये मिरर है, वापस अपने आप को ये ट्रेस कर लेगी, और जब ट्रेस करेगी वापस तभी यहाँ पर इमेज बन पाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया।
अब देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है। और हमें ये भी पता है कि सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर अगर फोकस से लाइट की रेस आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। और अगर पैरेलल से आएंगे तो फोकस पे मर्ज हो जाएंगे। और हमें यहीं पर इमेज चाहिए, और यहीं पर इमेज चाहिए तो ये वाली रे पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल हो गई तो ये एक तरीके से फोकस का काम करेगा कि जो इमेज बनेगी, ऐसा भी तो होता है कि सपोज अगर पैरेलल रेस आ रही है तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, ठीक। तो इसका मतलब जो हाइट होगी वो हमारी एफ इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी, ठीक। अब ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तो हमने क्या बात की कि अगर लाइट की रे आएगी, इससे बेंड होगी और इसकी इमेज यहीं पर बन रही है, तो ये जो बेंड होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल ही वापस जानी चाहिए, तभी अपने पाथ को ट्रेस कर पाएगा और यहाँ पर इमेज बनेगी। और हमें ये पता है कि जब पैरेलल रेस आती हैं तो फोकस पे इमेज बनाती हैं, ठीक। तो अगर फोकस पे इमेज बनाएगी तो एक तरीके से जो फोकस है और हाइट है वो दोनों सेम होनी चाहिए, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो एफ इक्विवेलेंट की एक बार बात कर लेते हैं। तो इसका जो एफ इक्विवेलेंट बनेगा, पहले तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक। पूरा अरेंजमेंट बना है हमारा ऐसे। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, थोड़ा और ऊपर से गया, इन दोनों को प्लस किया, ऐसे बन सकता है अरेंजमेंट इन दोनों का। तो जो एफ इक्विवेलेंट होगा हमारा, या फिर पावर कह सकते हैं, पावर जो इक्विवेलेंट होगी इन दोनों अरेंजमेंट की, वो क्या आएगी, ये पहले लेंस की तरह, या फिर पावर ऑफ वाटर, ये पावर ऑफ मिरर हो जाएगा, ठीक। तो पावर ऑफ वाटर, पावर ऑफ मिरर, और इसको हम लोग 1/f लिख सकते हैं। 1/f इक्विवेलेंट वो क्या होगा, n-1, क्योंकि वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n दी हुई है ना, कहाँ है ये इंडेक्स, लिक्विड की n दी है, ऐसा लिक्विड है ना, ठीक है। इसको l भी लिख सकते हैं। तो n है तो n-1, जो फर्स्ट सरफेस है उसका आर तो इन्फिनिटी है, जो सेकंड सरफेस है उसका आर क्या है, ये हो जाएगा 1/∞ - 1/r। और जो मिरर वाला, वो मिरर नहीं, इसको लेंस मान लेते हैं क्योंकि मिरर तो नीचे लगा हुआ है ना। तो जो लेंस है उसका क्या होगा, 1.6 - 1/r फर्स्ट सरफेस, और सेकेंड सरफेस यहाँ पर भी इन्फिनिटी है तो -1/∞। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या है हमारा, n-1 - r प्लस 0.6/r। तो ये हमारा कितना आ गया, 0.4 - n/r। तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा। एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0.4 माइनस, ओके। अच्छा, ये माइनस माइनस यहाँ 1 हो जाएगा तो ये ऐड होगा, तो ये 1.6 होगा, ओके सॉरी, यहाँ पर 1.6 होगा। तो ये हमारा कितना है, 1.6 माइनस n, ओके। ये 1/f नहीं, f है, तो r/1.6 माइनस n। तो ये हमारे एफ इक्विवेलेंट, और हमें पता है कि एफ इक्विवेलेंट h ही होगा, है ना। तो ये हो गया h = r/1.6 माइनस n। अब सब वैल्यू देख लेते हैं कंपेयर करके। पहला क्या है, 1.4 150 1.42, तो 1.42 का क्या होगा, और r कितना दिया हमें, r हमारा दिया है r 9 सेंटीमीटर, ओके।
सरफेस कर्वेचर 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9, 1.6 माइनस 1.42, 1.42, तो ये आ गया 9.6, 1.42, 8, 1, 0.18, तो 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 100/2 आ गया, तो ये 50 आ गया। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्या है, 1.35, 36, 1.35, ओके, 5.32, 0.25, तो 0.25 है, तो ये 4 हो जाएगा, 36, ठीक। तो सेकंड हमारा सही है। थर्ड क्या है, 1.45, इसको भी देख लेते हैं। तो 1.45, 5104, ठीक है। 3 5 जा 3 3 जा 9, 5 2 60, यहाँ पर क्या है 65, तो ये नहीं होगा। 4 1.48 85, 1.48, 1.48, तो यहाँ कितना आएगा 2541, 0.12, 900, 4 3 जा 25, और कुछ हो सकता है क्या, 3 3 जा 25, 3 जा 75, तो 75 आ रहा है क्या, 75 नहीं आ रहा, ठीक। तो ऐसे होगा ये, थोड़ा लंबा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर ये पता है कि इसको कैसे अप्रोच क्या है तो बस हो जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा थर्ड सेक्शन। तो थर्ड सेक्शन में हमसे क्या कह रहा है, इसमें कैसे सवाल पूछेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो निगेटिव है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और निगेटिव, ठीक है। 0 फुल मार्क है करेक्ट, और 0 मार्क इन ऑल अदर, तो अगर इसको अटेम्प्ट करो तो पूरा ही कर लो 0 मार्क, ठीक। वैसे करते हैं, सवाल करते हैं इसके। सवाल क्या है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला C=KT, वेयर K is constant of suitable dimension in an SI unit and T is absolute temperature if the heat required to raise the temperature of 1 kg of substance from -73 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इस एन के, हमें एन की वैल्यू बतानी है, ओके। तो जो हमारा क्यू होता है वो होता है MST, ठीक है, MST। अगर एस हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हमारा क्यू क्या आ जाएगा, MS डेल्टा टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा। एम हमारा कितना दिया है, एम दिया है क्या 1 kg, तो 1 इंटू KT dt, ठीक। और टेम्परेचर हमारा T1 से T2 जा रहा है, तो यहाँ पर K क्या है हमारा, KT, K कोई कांस्टेंट है तो K बाहर ले लिए, ये आएगा T², और T1 हमारा क्या है -30, वो -73, तो यहाँ पर 73 है, तो अगर यहाँ 200 केल्विन होगा तो यहाँ -73 होगा डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 200 होगा। और फाइनल हमारा क्या है टेम्परेचर 27, तो 27 का मतलब 273 + 27, तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कितना आएगा 7 8 9 10 300, तो यहाँ 300 आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा जो K जो वैल्यू आई वो क्या आई, K/2, और 100 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 3² - 2² मीन्स 9 - 4 5, तो ये 5 आ जाएगा। और ये पूरी चीज़ कितनी है, ये पूरी चीज़ आई है हमारी, तो बहुत लंबा हो जा रहा है, 2 × 5, तो 2 5 × 10, 25 × 10⁻3, ओके। तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी,
एन की वैल्यू आएगी 2 5 1 2 3। ये अजीब बात है। क्योंकि इसमें क्या है, सवाल में क्या दिया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये इंटीजर तो है लेकिन बहुत लंबा वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो भी है। तो 5 5 है 25, 1 2 3 2 25 0 0 0। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करें, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M and radius कैपिटल R is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. जो कैपिटल वाला है यहाँ इसके सर्कमफेरेंस पे एक मोटर शिफ्ट किया गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, अनदर डिस्क ऑफ सेम मास M रेडियस R/2 है, इज फिक्स टू द मोटर्स थिन शाफ्ट। ठीक है, initially both of the discs are rest, motor is switched on so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed omega. If the angular speed at which the large disk rotates is omega by n, find the value of n। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर मोटर फिक्स की है, ये हमारा मोटर है। अब ये इसको घुमाएगा, सपोज इसको ऐसे घुमा रहा है और ये क्या है, ओमेगा। अब ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये वाला कैसे घूमेगा, ये वाला हमारा ऐसे घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये अगर हमारा ऐसे घूम रहा है तो ये हमारा ऐसे घूमेगा, ये ओमेगा डैश होगा, ये हमारा ओमेगा। ओके, अब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम हमारा था 0। ठीक, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी 0 होना चाहिए। और फाइनल 0 होने के लिए क्या होगा, छोटे वाले की वजह से जो मोमेंटम हो रहा होगा एंगुलर मोमेंटम, और बड़े बिग डिस्क की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग जो ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं दोनों डिस्क का। तो जो स्मॉलर डिस्क है उसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, हाफ M/2 स्क्वायर ओमेगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वाले जो लार्जर डिस्क है उसके एंगुलर मोमेंटम के बराबर। लेकिन हम लोग इस एक्सिस से ले रहे हैं, इस एक्सिस से ले रहे हैं, तो हमें क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम निकाल लेते हैं, हाफ M/r² प्लस M/r² इंटू ओमेगा डैश। ये आ गया हमारा, यहाँ से M/r² तो कट जाएगा। ठीक है, और हाफ भी कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ω/4 = 1 + 2 ओमेगा डैश। तो यहाँ से आया हमारा ओमेगा डैश ω/4 3 12। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो 12 है। तो यहाँ क्या आएगा, n = 12। ओके, इसे बस एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व करना था। क्या है, अ पॉइंट सोर्स S is emit unpolarized light uniformly in all direction at 2 points A and B. The ratio of IA/IB of the intensities of light is 2. If a set of two Polaroids having 45-degree angle between their path axis is placed just before point B, the new ratio. ओके, तो यहाँ पर हमारा कोई सोर्स था, वो जो है लाइट एमिट कर रहा है, और यहाँ पर है हमारा पॉइंट बी। अब इसमें जो सेकंड केस है उसमें क्या कह रहा है, सपोज अच्छा मैं ये मान लूँ कि जो IA है वो I0 है, तो यहाँ पर पहले वाले केस से जो मेरा IB आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा I0/2। ठीक, अब यहाँ पर दो इन लोगों ने पोलराइड्स
रख दिए और दोनों पोलराइड का जो एंगल है वो 45 डिग्री है आपस में, तो ऐसा होगा। तो यहाँ से आ रहा है आई नॉट बाई 2, जस्ट बिफोर रखा है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो जस्ट बिफोर रख देता हूँ मैं 2, जस्ट बिफोर रख दिए 2 45 डिग्री पे, तो ये ऐसे होगा, तो ये ऐसे होगा। ओके ठीक, तो यहाँ से हमारा आ रहा है आई नॉट बाई 2, और जब यहाँ से पास होगा तो ये हमारा हो जाएगा आई नॉट बाई 4, और जब यहाँ से पास होगा तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा आई नॉट बाई 8। तो न्यू जो आएगा रेशियो हमारा वो आएगा आई नॉट ऑन आई नॉट बाई 8, जो कि हो जाएगा 8। तो अच्छा यहाँ पर है ना, तो लिख देते हैं 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ठीक, अ सोर्स S of sound has frequency 240 Hz when the observer O and the source move towards each other at a speed of v with respect to the ground। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो केस 1 में दिखा रहा है। ठीक, द ऑब्जर्वर मेजर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड टू बी 288 Hz। However, when the observer and source move away from each other at a speed of v with respect to the ground, ठीक है, the observer measure the frequency of the sound is n हर्ट्स, द वैल्यू ऑफ n, हमें वैल्यू ऑफ n बताना है। ओके, तो इसमें क्या है, एक इसको कहते हैं एक फॉर्मूला है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर है, एंड ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये फार्मूले को अच्छे से यूज़ करना है। अब इस फार्मूले में जो प्लस माइनस है वो अपने मतलब एक कॉमन सेंस से ही वो पता चल जाता है कि कब कौन सी चीज़ कब प्लस और माइनस लगना है। तो एक बार देख लेते हैं, जो केस 1 है, जो हमारा केस 1 है उसमें क्या है, उसमें सोर्स ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों एक तरीके से फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाले में केस में यहाँ पर क्या है पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, है ना, तभी तो ये पूरा ओवरऑल सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी में ही आएगी। तो बस, तो केस 1 में जो हमारा फ्रिक्वेंसी आएगी वो सपोज μ1 है, तो म्यू वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो यहाँ पर वी नॉट की जगह वी ही लेते हैं तो ज़्यादा सही। तो वी ए माइनस वी, ये आ गया। अब जो हमारा केस सेकंड है, केस 2, उसमें क्या है, उसमें दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जो ये वाला है ये वाला, इन दोनों में ऐसा कुछ होगा प्लस माइनस का साइन कि दोनों इस पूरी ओवरऑल वैल्यू को कम कर दें, सबसे कम कर दें। तो सबसे कम कैसे हो पाएगा ये, तो ये हमारा जो सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा म्यू नॉट वी ए माइनस वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ये हो गया। और क्या क्या दिया है हमें, अच्छा सोर्स हमें म्यू नॉट दिया है और μ1 दिया, हमें μ2 बताना है। अगर मैं क्या करूं μ1 इंटू μ2 करूं तो क्या आएगा, μ0 स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा μ2 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी सेकंड केस की। और साउंड 240 ये दिया है, 240 इंटू 240 बाई 288, 6 4 24 4 ठीक है, 6 4 24 6 3 18, और इसमें क्या हो पाएगा यहाँ 14 है, 6 4 24, कहीं से कुछ हो रहा है क्या, 3 है, 4 टाइम्स देखें तो
एक बार अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी आएगा सेकंड वाले केस में वो कितना आएगा 240/240/288। 4 7 जा 20, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 6 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 200 हर्ट्ज। और हमसे यही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो ये आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, आंसर को मैं अलग कर सकता हूँ। ठीक, 200 ये आ गया। अब ये सवाल पूरे पहले पेपर में मेरे ख्याल से ये सवाल सबसे अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन सोचने में टाइम जाएगा, थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इस सवाल को एक बार 3 मिनट दो और खुद सॉल्व करने के बाद कैसा अप्रोच कैसा रहेगा उसके बाद कोशिश करो। ठीक है, 3 मिनट तक मैं ठीक है, अब सवाल देखते हैं एक बार। ये आई होप कि एक बार ट्राई किया होगा तुम लोगों ने कि किसको कैसे अप्रोच कैसे करना है, बस पूरा सॉल्यूशन नहीं, एक बार अप्रोच देख ले सॉल्व करते हैं। Two large identical water tank 1 and 2 kept on the top of a building of height h are filled with water up to height small h in each tank. Both the tank contain an identical hole of small radius r on their sides. Close to their bottom, a pipe of the same internal radius as of the hole is connected to the tank 2 and the pipe end at the ground level. When the water flows from the tank 1 and tank 2 through the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2 और H कैपिटल H स्मॉल h का रिलेशन है, हमें रेशियो बताना है T1 एंड T2 इसका रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को। ये हमारा क्या है कैपिटल H और यहाँ पर क्या है 2 टैंक है हमारे पास। ओके, और इन दोनों की हाइट h है और बेस में यहाँ पर एक r रेडियस का होल है, वहाँ से पानी निकल रहा है। और इसमें क्या है, इसमें एक पाइप कनेक्ट कर दी हम लोगों ने। ठीक, एक पाइप कनेक्ट कर दी उसी रेडियस की और यहाँ से ये पानी निकल रहा है। अब हमें ये पता है कि सपोज़ हमारे पास कोई एक टैंक है, टैंक या फिर कोई कंटेनर है और यहाँ पर होल है, ए होल का एरिया ए और कंटेनर है उसका ऊपर का सरफेस एरिया कैपिटल ए है और इसकी हाइट h। तो इसको पूरा खाली होने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल ए बाई स्मॉल ए रूट 2h/g लगता है। ठीक, हम लोग इसका भी जो ऊपर का सरफेस एरिया है वो ए मान लेते हैं और हमें होल शायद r दिया है ना। ठीक, r दिया, लेकिन इसका एरिया जो है वो हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक, जो ए क्या है πr²। अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट केस में जो टाइम लगेगा वो तो सिंपली ये लग जाएगा, इसको खाली करने में जो टाइम लगा वो ये लग गया। लेकिन सेकंड केस में क्या है, इसको ध्यान से देखना, सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा हमें, क्योंकि ये पाइप कनेक्टेड है तो जब ये टैंक खाली होगा फिर भी इतने पोर्शन में तो उसमें पानी बचा रहेगा। जो पाइप है ना, जो एच कैपिटल एच लेंथ की पाइप है इसमें तो पानी बचा रहेगा। तो इसका मतलब इसको सिर्फ इसको खाली करने में जो टाइम लगा वो कितना लगेगा, इस पूरे को खाली करने में जो टाइम लगा वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा इतने को खाली करने में जो टाइम लगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने ये कहा कि इस टैंक, इस वाले सेकंड केस में इस टैंक को खाली करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इस पूरे पोर्शन को खाली करने में जो टाइम लगा वो माइनस इतने पोर्शन को खाली करने में जो टाइम लगा वो। ठीक है, तो T2 इक्वल टू T, ठीक है, जो भी ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो T2 है वो T डैश माइनस T डबल डैश ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो यहाँ जो T2 आएगा, T2 क्या आएगा,
पहले पूरे टैंक को खाली करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा होगा, 2h प्लस स्मॉल h बाई जी माइनस इस पोर्शन को खाली करने में जितना टाइम लगा हो वो कितना है, 2 कैपिटल H बाई जी। और हमसे किसका रेशियो पूछा है, T1 बाई T2, T1 बाई T2। तो ये सब तो ऐसे ही चला जाएगा, तो हमारा अच्छा √2 भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारा क्या आएगा, h बाई √h प्लस h माइनस √कैपिटल H। तो यहाँ पर 1√1 प्लस कैपिटल H बाई H माइनस √h बाई H। और हम लोग यहाँ से कैपिटल H बाई H है ना, तो इसको हम लोग कैपिटल H बाई H निकाल सकते हैं। कैपिटल H बाई H वो कितना आएगा, 9/16, नहीं कैपिटल H बाई H है ना 16/9, 16/9। तो यहाँ पर आएगा 16/9। तो हमारा जो T1 बाई T2 आया 16/9। ओके, 1 प्लस 16/9 माइनस 4/3, और ये आ जाएगा 5/3, और ये आ जाएगा पूरा 3। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 3। तो यहाँ कुछ है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मतलब अच्छा, सबसे अच्छा सवाल यही है क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा। और ठीक है, इसमें काफ़ी, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी जाने वाला, अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगेगा अच्छा ये भी तो H खाली हो रहा है, ये भी H खाली हो रहा है, तो T1 बाई T2 तो 1 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो ये हमसे क्या कह रहा है, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड certain mass m is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed to one end, और हमें टॉप व्यू दिखा रहा है। The other end of the string is pivoted to a point 2. Okay. If a horizontal impulse P is imparted to the rod at a distance x equal to L by n. Okay. x हमारा क्या है, L by n है, from the midpoint of the rod. Then the rod and the string revolve together around the point 2, with the rod remaining aligned with the string. In such a case, the value of n is, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ n बताना है, और इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोगों ने इम्पल्स दिया तो ये दोनों एक साथ ही रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि सपोज ये O है, फिर ये हमारी रॉड है, हम लोगों ने इम्पल्स दिया तो ये ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, ये पूरा एक साथ रिवॉल्व कर रहा है। ओके, पूरा एक साथ जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एंगुलर और लीनियर जो मोमेंटम्स होते हैं, एंगुलर और लीनियर मोमेंटम, उन पे बात है पूरी पूरी। ठीक, और ये P हमारा इम्पल्स है। तो जो हमारा लीनियर इम्पल्स होता है, यहाँ पर लीनियर के केस लिख लेते हैं, यहाँ पर होगा लीनियर, यहाँ पर होगा एंगुलर, बस। और लीनियर में इम्पल्स क्या होता है, F/dt इक्वल टू P। ये अच्छा, मैं इम्पल्स P दिया भी हुआ है। और इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मास चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किसकी वेलोसिटी, इस रॉड की सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसकी बात होगी यहाँ पर। ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ये वेलोसिटी, ठीक, VCM। ओके, और VCM, क्योंकि इनिशियल तो 0 थी वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या चीज़ है, और हम लोग V को क्या लिखते हैं, ओमेगा x। ठीक,
तो ओमेगा आर, तो यहाँ पर आर क्या होगा, आर हमारी क्या डिस्टेंस होगी, सेंटर ऑफ मास से ली जाएगी, तो एल प्लस एल बाई टू, तो यहाँ पर हो गया हमारा एल प्लस एल बाई टू। यहाँ से हमारा जो पी आया एम ओमेगा 3L/2, ये आ गया हमारा पी। अब एंगुलर, ऐसे ही हम लोग एंगुलर इम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, ये होगा हमारा एंगुलर इम्पल्स, जो कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ। ठीक, तो आर हमारा क्या है, आर हमारा ये है, एफ हमारा ये है, तो 90 डिग्री। तो इसमें डायरेक्ट एफ इंटू आर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होगा हमारा एफ, और यहाँ पर आर क्या होगा, आर जहाँ पर इम्पल्स लगा है वहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगा है ना। तो यहाँ पर होगा हमारा आर एल प्लस एल बाई टू प्लस एक्स इंटू डी टी, और ये होगा हमारा डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या होगा, आई ओमेगा। तो यहाँ से हमारा 3L/2 प्लस एक्स एफ डी टी इजल टू आई ओमेगा, ये आ गया। अब एफ डेल्टा टी ये हमारा क्या है, पी है, और पी हमारा ये दिया है, तो इसको उठा के यहाँ पर उन्होंने रख दिया। 3L/2 प्लस एक्स 3M ओमेगा L/2 इजल टू आई ओमेगा, ये हमारा आ गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे, L/2 प्लस एक्स, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 3L/2 एम यहाँ पर रहेगा, है ना। और आई इस केस में क्या होगा, ठीक है, जो सपोज हमारे पास एक रॉड है, और वो रॉड यहाँ से सेंटर से जो है ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, तो इसका जो आई होता है वो क्या होता है, ml², ये अगर l है ml²/12। यहाँ पर फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो यहाँ पर अगर है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी l प्लस L/2, तो यहाँ पर जो हमारा आई होगा वो क्या होगा, m L²/12 प्लस कितना था L/2 ना, तो L/2 का मतलब m L प्लस L/2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ठीक है आई था, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या था L, और ये डिस्टेंस ठीक है L प्लस L/2 होगा, ठीक। 3L/2 प्लस एक्स 2m, यहाँ से हम कॉमन ले लें और L² भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या 1/12 प्लस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4 हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 3L/2 प्लस एक्स 3L/2 L²/12, और यहाँ पर 4 3 12 28, ठीक। तो 3 4 जा नहीं, 3 से नहीं होगा, 2 से करते हैं, 7/3। यहाँ से L कैंसिल हो गया, 3L/2 प्लस एक्स, ये हमारा हो गया 7/3L इंटू 2/3। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है इसकी, 7 2 14 9L एक्स कितना आया, L कॉमन आ जाएगा, 10/9 माइनस 3/2, 14 2 28 27। बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया वैसे। तो फाइनली हमारा क्या आया, एल एक्स हमारा ये है, और एक्स हमें क्या था L/n था शायद ना, ये देख लेते हैं। ये एक्स L/n है, तो एक्स L/n
एन आया वो हमारा आया 18। ओके, काफ़ी लंबा था वैसे, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया इसका। पहले हमारा 18 आया, बस इसमें इतना ये थोड़ा है कि लीनियर एंड एंगुलर को कैसे वो करेंगे बस। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4, लिस्ट 1, मैथ द ओके, मैथ द कॉलम है। ठीक, 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ, पहले जे से के, ठीक है, जे के एल एम फिर जे, ठीक, साइक्लिक प्रोसेस सोन इन फिगर पी टी ग्राफ। तो यहाँ से के जे से चालू हुआ, जे टू के गया, फिर के से एल गया, एल से एम गया, फिर यहाँ से साइक्लिक प्रोसेस हुआ। लेकिन ये पी टी ग्राफ है, इसको ध्यान से, पी वी ग्राफ नहीं है। ठीक, अब हमें ये कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक, अब इसको कैसे किया जाए एक बार सबसे आसान देखते हैं। वर्क डन इन कंप्लीट प्रोसेस, इसको निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको नहीं देखते हैं अभी। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज प्रोसेस जे के, जो प्रोसेस जे के है इसमें इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। सबसे आसान ढूंढना है हमें। हीट गिवन टू द गैस इन प्रोसेस के एल में जो हीट दी गई उसको, इसमें भी टाइम लग सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस एम जे कौन सी प्रोसेस है? एम जे, हाँ ये सबसे आसान है। एम जे प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो इसका मतलब ये है कि एस जो है, एस होगा 2। एस 2 किस में आ रहा है? एस इक्वल टू 2 हमारा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक, अब P तो सेम है दोनों में, Q और R में से हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग P देखते हैं एक बार। P तो वर्क डन था, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और R को देखते हैं, हीट गिवन टू द गैस इन के एल प्रोसेस। इसमें हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हीट जो गिवन है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, जो हीट गिवन होगी के एल प्रोसेस में वो किसके बराबर होगी? वर्क डन के एल प्रोसेस में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के एल प्रोसेस। लेकिन के एल जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर सेम है, तो ये एनर्जी तो 0 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें बस वर्क डन होगा के एल में। और जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो क्या होता है? वो हमारा होता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। एन हमारा 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा? आर टी एल एन। अच्छा, वी हमें दिया नहीं है, तो पी है, तो पी के टर्म में इसको लिख सकते हैं, पी वी इजल टू एन आर टी का यूज़ करते हुए। तो वी क्या हो जाएगा? वी 1/p टाइप का आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? P2 P1/P2, ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ से क्या आया? RT ln P1 है P0, P2 है 2P0, P0/2P0। RT ln 1/2, ठीक है, माइनस RT ln 2, तो ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये होगा हमारा 4th। हम लोग कौन सा भी देख रहे थे? हीट गिवन टू गैस, तो ये हमारा होगा 4th। तो मतलब R होगा 4। हीट गिवन टू नहीं है ना, 2 नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा T0 है, के एल प्रोसेस, हीट गिवन टू के एल प्रोसेस। और के एल प्रोसेस में जो टेम्परेचर वो 3T है। ओके, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस टी हो जाएगा हमारा 3T0, तो ये हमारा हो जाएगा -3RT0 ln 2। तो इसका मतलब 5, R हमारा होगा 5, R5 किस में? इसमें, तो बी ऑप्शन होगा हमारा सही। ठीक, ये क्वेश्चन, ठीक। 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स S1 S2 S3 S4 each of side A are kept parallel to each other with equal distance D
between them as shown in the figure. Let C naught into epsilon naught a square by d where epsilon naught is the permeability of the free space. और हमें इसमें कैपेसिटेंस बतानी है और पूछा कैसे कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 S3 आर नॉट कनेक्टेड. ओके, S1 और S4 में बताना है, S1 S4 में बताना है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है. तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. क्या इस क्वेश्चन में एक बार कुछ चीज़ें हम लोग बता देता हूँ कि कैसे कुछ चीज़ें हैं. जैसे कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं मेंस में या फिर नीट में भी आते हैं कभी कभी ऐसे सवाल. वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि उसमें ऐसे दिया होगा अरेंजमेंट और फिर हमसे पूछेगा कि इसका कैपेसिटेंस बताओ आप. ठीक, तो इस वाले में करते कैसे हैं उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. सपोज ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ये सी प्लेट है, ये डी प्लेट है. ठीक, तो इसमें करना क्या होता है कि जो लास्ट के दो प्लेट होते हैं उसको एज इट इज़ बना दो. एज इट इज़ बना दिया मैंने. ठीक, उसके बाद जो बीच में जितनी भी प्लेट हैं उनको दो बनाओ और बीच में कनेक्ट कर दो, फिर दो बनाओ बीच में कनेक्ट कर दो. ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा बी वाला प्लेट, ये हमारी हो जाएगी सी वाली प्लेट. ऐसे करना होता है. ठीक, अब जो भी पूछे, सपोज अगर हमसे पूछा होता है कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस बताओ, तो कैसे बताते हैं. तो ये एक हो जाता है कैपेसिटर, ये हो जाता, एक ये हो जाता, और मान लो सबकी अगर सी है तो C/3 हो जाता. ठीक है, ऐसे इसको अप्रोच किया जाता है. अब इस सवाल को एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है, और ऐसे ही बना के बस कर लेंगे. तो फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस में कह रहा है कि हमारा S1 सरफेस है, फिर वही दो सरफेस बीच में ये, दो सरफेस बीच में ये, फिर ये आखिरी वाला है. हमसे क्या कह रहा है S1 एंड S4 में बताना है. S1 और S4 के बीच में बैटरी लगा दो, लगा दी, और S2 S3 को कनेक्ट नहीं किया. तो एक तरीके से कैसा दिख रहा है हमें, तीन कैपेसिटर सीरीज़ में है और जो हमें कैपेसिटेंस दी है वो ये दी हुई है C0. अगर ये सीरीज़ में होगा तो ये C0/3 हो जाएगा. तो जो P होगा, P का हमारा क्या होगा, P का 3 आना चाहिए. तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है. ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं. द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4. अब S1 और S4 में पूछ रहा है विथ S2 एंड S3 आर सॉर्टेड. ठीक, फिर से बनाते हैं एक बार. ये बनाया मैंने, फिर बीच में दो है, बीच में दो प्लेट है, और हर प्लेट के बीच में हम लोग एक कनेक्टिंग टाइप की चीज़ लगा देंगे. ठीक है, ऐसा. फिर ये आखिरी प्लेट है. हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, S1 एंड S4. फिर से S1 और S4 को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया. ठीक, विथ S2 एंड S3 आर सॉर्टेड. तो ये हमारा S2 है, ये S3 है, इन दोनों को इसने सॉर्ट कर दिया. तो अगर ये दोनों को इसने सॉर्ट किया है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो ये कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा. तो सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ दो कैपेसिटर है जो कि सीरीज़ में जुड़े हैं. तो इसका क्या हो जाएगा C0/2. तो इसका ऑप्शन होगा Q का 2. तो Q का 2 किस में आ रहा है, Q का 2 तीनों में आ रहा है. तो अभी भी और चीज़ें करने की ज़रूरत है हमें. द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 एंड S4 आर सॉर्टेड. S1 एंड S3 के बीच में बताना है. फिर से बनाना पड़ेगा. ये, फिर ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये लास्ट वाला, एंड S1 एंड S3. तो ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा S3. इसके बारे में पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस. तो यहाँ बैटरी लगा दो. ये कैसा बन गया बैटरी. ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी और S2 एंड S4 आर सॉर्टेड. S2 S4 को सॉर्ट कर दिया. तो S2 एंड S4 आर सॉर्टेड. ये कुछ दिख रहा है, कुछ अजीब सा ही दिख रहा है. ठीक, पहले एक बार कैपेसिटेंस जो चीज़ें हैं उसको बना लेते हैं. अब अच्छा, अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये पूरा एक वायर देखूं,
और ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, एक तरीके से ये बन सकता है, यहाँ बना लेता हूँ। तो ये हमारा ऐसे बन सकता है कि एक कैपेसिटेंस यहाँ लगेगी, ये हमारी बैटरी लग गई, ये और ये हमारी बीच में जाएगी और ये कैपेसिटेंस ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों हमारा पैरेलल में हो गया। और इसको और अच्छे से अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, ये हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, ठीक। और यहाँ पर लगी है हमारी बैटरी। तो ये तीनों जो अरेंजमेंट है, ये कैसी होगी अरेंजमेंट हमारी। ठीक, एक बार क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से। S2 एंड S4 आर सॉर्टेड है, तो ये S2 है, ये S4 है, ये हमारा सॉर्टेड है। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये वाला यहीं पर रह जाएगा। ओके, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इसको हम लोग लेगा ऊपर, लेकिन ये पॉइंट तो यहीं पर ही है ना, तो ये पूरा इसके अंदर ही आएगा, ठीक। अब क्या है, ये दोनों लगाए पैरेलल में, ये लगाए उसके सीरीज़ में, ये दोनों अगर पैरेलल में लगाए तो ये हो जाएगा 2C नॉट, और ये इसमें है तो ये दोनों सब कंबाइन होके कितना हो जाएगा 2C0/3, यही आएगा। C1/C2 अपॉन C1 + C2, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2C0/3। तो 4 ऑप्शन, 4 किस में, R का ओ, तो R4 इसमें भी, इसमें भी, तो ये नहीं होगा। ये तो मतलब इसमें हर एक ऑप्शन ही देखना पड़ा हमें, देखना पड़ेगा, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, अभी भी आखिरी, क्योंकि अभी भी 2 में हम लोग हैं ना। तो अब क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S1 S3 सॉर्टेड टू S2, ठीक है। इसको एक बार अब बना लेते हैं, फिर से वही करेंगे। ये हमारा सरफेस 2 हो गया, ये हमारा सरफेस 3 हो गया, और ये लास्ट वाली सरफेस हो गई। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, S1 एंड S2, तो इसके बीच में हमसे पूछ रहा है S1 एंड S2 विथ S3 और S1 को सॉर्ट किया है, S3 और S1, तो ये S3 हो गया और ये S1 हो गया। तो एक तरीके से ऐसा हो गया, और S2 और S4 को भी किया है, तो ये S2 ये S4 हो गया, तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें देखते हैं कुछ अरेंजमेंट बन रही है क्या, इसमें कैसी अरेंजमेंट बन रही है। इसमें एक तरीके से ओके, इसको बनाएं तो कैसे बना पाएंगे इसको, कुछ ऐसी बन रही है अरेंजमेंट कि ऐसे, फिर यहाँ पर 2 पैरेलल में, और यहाँ पर हमारी लगी बैटरी, बैटरी कनेक्टेड है इससे, ठीक, और ये कनेक्टेड है इससे, ऐसा, ठीक। ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है, और ये दोनों तो एक तरीके से ये तीनों आपस में पैरेलल में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे,
तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स सी नॉट। 3 टाइम्स सी नॉट किस में आ रहा है? 1, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला। काफ़ी लंबा प्रोसेस था लेकिन ठीक है, ऐसे होगा ये पूरा। ओके, 16 क्वेश्चन। व्हाट दिस है? A light ray is incident on the surface of a sphere of reflective index n at an angle of incidence theta naught. The ray partially refracts into the sphere with an angle of refraction phi naught, and then partially reflects from the back surface. The reflected ray then emerges out of the sphere after a partial refraction. The total angle of the deviation of the emergent ray with respect to the incidence ray is alpha. मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट 1 लिस्ट 2। ओके, तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ने पूछ रहा है मुझसे थीटा नॉट। इसमें थीटा नॉट पूछ रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट। इसमें थीटा नॉट, तो अल्फा। ठीक, इसको थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है। ठीक, यहाँ से सपोज यहाँ से एक लाइट की रे आई, यहाँ से आई, फिर ये इसका सेंटर, फिर यहाँ से कुछ बेंड हो गई है और बैक ऑफ द सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये यहाँ से गई और ऐसे निकलेगी। ओके, तो ये हमारी लाइट की रे जा रही है। ओके, एंगल्स क्या है? थीटा नॉट, अल्फा नॉट। थीटा नॉट, फाई नॉट। अगर ये फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट होना चाहिए, ये भी फाई नॉट होगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट होगा, और ये अगर फाई नॉट है तो ये थीटा नॉट होगा। अब यहाँ पर डेविएशन कहाँ कहाँ हो रहा है? पहले तो यहाँ पर डेविएशन हुआ, यहाँ मुड़ा, फिर इस वाले पोर्शन में भी डेविएशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ मुड़ा। अगर ये सीधे ही जाता, ठीक, अच्छा पहले डेविएशन देख लेते कहाँ कहाँ हुआ। यहाँ से यहाँ गया, ये एक पॉइंट पे हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे डेविएशन हो रहा है रे का, इस पॉइंट पे हो रहा है, 3 जगह हो रहा है डेविएशन। तो पहला डेविएशन कितना होगा? पहला डेविएशन जो होगा वो थीटा नॉट माइनस फाई नॉट होगा। जो सेकंड डेविएशन होगा वो यहाँ से यहाँ मुड़ी, अगर ये जाती तो बिल्कुल सीधे यहाँ जाती, और ये जो है कितना डेविएट हुई, इतना एंगल, ये एंगल इसका डेविएशन एंगल हुआ, सीधे जाती, ये एंगल इसका डेविएशन एंगल हुआ। और ये एंगल निकलेगा कैसे? 180 में से 2 फाई नॉट माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा सेकंड डेविएशन होगा वो 180 माइनस 2 फाई नॉट होगा। थर्ड वाले केस में फाई नॉट, तो थर्ड वाले केस में सिंपली कितना आ जाएगा? सिंपली हमारा आ जाएगा माइनस फाई नॉट। ठीक, और टोटल डेविएशन कितना होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों का ऐड कर देंगे। तीनों ऐड करने में कितना आएगा? 180 डिग्री प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ओके, एक तो हमारे पास ये आ गया। और हमारे पास क्या आ सकता है? इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है n। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा नॉट बाई साइन फाई नॉट इक्वल टू n, ये आ जाएगा। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई। पहले केस में क्या कह रहा है? n इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 180, थीटा नॉट हमें बताना है। ओके, n इक्वल टू 2 है, तो साइन थीटा नॉट
इक्वल टू 2 टाइम्स साइन फाई नॉट, एक ये आ गया। और हमारा डेविएशन कितना 180 दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो फाई नॉट आएगा वो कितना आएगा थीटा नॉट बाई 2, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पर अगर रख दें तो साइन थीटा नॉट इंटू 2 साइन थीटा नॉट बाई 2, यहाँ पर 2 साइन 2 कॉस 2 साइन थीटा नॉट बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा नॉट बाई 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा कॉस थीटा नॉट बाई 2 -1। और यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन या तो ये हो सकता है कि साइन थीटा नॉट बाई 2 हमारा ये हमारा 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा तो हमारा थीटा नॉट वो हमारा 0 आएगा, 0 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि कॉस थीटा नॉट बाई 2 -1 ये हमारा 0 हो जाए, और ये अगर हमारा 0 होगा तो कॉस थीटा नॉट बाई 2 वो हमारा हम लोग का 1 आ जाएगा। ओके, और अगर ये 1 आया तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन है हमारी, 1 0 पे आता है तो ये 0 आ जाएगा, तो थीटा नॉट हमारा 0 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब थीटा नॉट की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो होगी 0। तो मीन्स पी हमारा 5 होना चाहिए, P5 तो C और D हमारा नहीं हो सकता। अभी A या B में से कुछ होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में क्या है, अगर n√3 होगा, अल्फ़ा 180 होगा तो हमें थीटा नॉट बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा n√3 हो गया। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। लेकिन यहाँ डेविएशन अभी भी 180 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो इसको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू √3 2 टाइम्स, अच्छा यहाँ 2 टाइम्स नहीं, या तो यहाँ ठीक है ऐसे कर सकते हैं, 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 √3 साइन थीटा नॉट बाई 2। यहाँ पर फिर से क्या किया जाए, ओके साइन थीटा नॉट कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आया, 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 माइनस √3, ये हमारा 0 आ गया। फिर से दो कंडीशन यहाँ पर बनेगी। पहली कंडीशन क्या है कि या तो साइन थीटा नॉट बाई 2 ये हमारा 0 हो, अगर हमारा ये 0 होगा तो थीटा नॉट हमारा 0 आ जाएगा, 0 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 माइनस √3 ये हमारा 0, और ये अगर हमारा 0 होगा तो कॉस थीटा नॉट बाई 2 √3 बाई 2 आएगा, और ये किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री। ओके, तो हमारा थीटा नॉट 120 डिग्री आएगा। ठीक, तो अच्छा ये √3 बाई 2 है ना, तो 30 डिग्री होगा, कॉस है ना, कॉस 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आएगा। तो या तो 60 डिग्री आएगा या तो 0 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा Q है वो हमारा 2 होगा। ठीक, तो Q हमारा 2 किस में हो रहा है, Q हमारा 2 इसमें हो रहा है, तो A ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और ठीक है, मुझे करने को तो और ये भी 2 ऑप्शन और है, लेकिन हम लोग यहीं से आ गया तो यहीं तक ही रखते हैं इसको, बाकी 2 भी कर लेंगे, कोई कठिन नहीं, मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट शोन इन द फिगर contains an inductor L, a capacitor C0, a resistance R0 and an ideal battery. The circuit also contains 2 keys K1, K2. Initially both the keys are open and there is no current on the capacitor. At an instant key K1 is closed and
immediately after this the current in R0 is found to be I1. After a long time the current attains a steady state in value of I2. Thereafter K2 is closed and simultaneously K1 is open. The voltage across C0 oscillate with the amplitude of V0 and the angular frequency omega naught. तो हमसे ये कह रहा है कि पहले क्या किया गया, इस की को क्लोज कर दिए. जब क्लोज किया गया तो जो रेसिस्टेंस से करंट जा रहा था वो I बन गया. फिर जब स्टेडी स्टेट आ गई तब जो करंट जा रहा है इससे वो हमारा जा रहा है I2. और जब स्टेडी स्टेट आ गई उसके बाद क्या किया, K1 को ओपन किया और फिर उसके तुरंत ही बाद K2 को क्लोज कर दिया. ठीक, पहले हम लोग पहली कंडीशन पहला वाला देख लेते हैं. सपोज मैं इसको क्लोज करूं. क्लोज करने के जस्ट बाद क्या होगा, इंडक्टर इस पूरे सर्किट में से करंट पास होने ही नहीं देगा. जिसका मतलब क्या है, हमारा I1 तो जीरो आएगा. तो I1 जीरो किस में आ रहा है, इसका मतलब I1 हमारा क्या होगा, जीरो. मीन्स फर्स्ट P का वन तो सभी में, मीन्स D तो नहीं होगा. उसके बाद I2. अब जब टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाएगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तो ये एज अ वायर वर्क करेगा, सारा करंट पास होने देगा. तो हमारा जो I2 आएगा, I2 हमारा आएगा, I2 इज़ 20/5 मीन्स 4 एम्पियर. तो 4 ये हो गया हमारा 3, Q3 होगा. तो Q3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है. उसके बाद हमें ओमेगा नॉट और V नॉट इसकी वैल्यू बतानी है. ठीक, अब क्या होगा, जब मैं सर्किट क्लोज करूँगा तो ये दोनों, ये वाला जब ये की मैंने क्लोज की और ये की ओपन की, तो ये दोनों ये एक तरीके से LC ऑसिलेटर की तरह हो जाएगा. ठीक, तो LC ऑसिलेटर की तरह होगा तो हमें LC ऑसिलेटर का ऑसिलेशन पता है, वो कितना होता है, वो होता है ओमेगा नॉट 1/√LC. तो 1/√L क्या है हमारा 25 10⁻³ C नॉट 10 × 10⁻⁶. ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 × 10⁻678 10⁻⁴. तो ओमेगा नॉट अच्छा किलो रेडियंस में है, तो इसको 1/5 × 123 × 10 तो आया 2 किलो रेडियन पर सेकेंड. तो 2 R हमारा हो जाएगा 2. तो R हमारा 2 दोनों में ही है. R हमारा 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो B नहीं होगा. लेकिन अभी भी हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो V नॉट. ओके, तो V नॉट कैसे निकलेगा. अब जो इसमें करंट था इस इंडक्टर में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और वो पूरी एनर्जी इसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी इस इंडक्टर में, जो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी 12L I2². और यही एनर्जी C और इसमें दोनों में जो है सेपरेट हो जाएगी, दोनों में एक तरीके से शेयर की जाएगी. और जो C है उसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 12C V0². तो इसको ऐसे समझ सकते हैं. ठीक, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम में क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ से इसको रिलीज़ किया, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ऐसे ही जब C में पूरी एनर्जी जाएगी तो वो होगा 12C V0². और जब I में पूरी एनर्जी जाएगी वो इंडक्टर में, तो वो हो जाएगा 12L I2². ओके, और ये है पूरी एनर्जी हमारी.
तो बस इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ से हमारा वी नॉट आ जाएगा। वी नॉट के लिए क्या होगा, वी नॉट I2 रूट L/C। I2 हमारा कितना था, I2 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, रूट 25 इंटू 10⁻³ C हमारा है 10 इंटू 10⁻⁶, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 2 10 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 200। 200 किस में आ रहा है हमारा, 200 आ रहा है 5, तो 5 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। ओके।